क्लास अब काफ़ी आई थिंक के 20s में अटेंडीज हमारे पास हो चुके हैं, तो हम लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है कि दोबारा से मैं बता दूं आप लोगों का जो वो क्लास का अपडेट हो चुका है। मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों के साथ जो है वो अब तक सर्कुलेट हुआ है या नहीं। आई थिंक सो कि हो जाना चाहिए। आप लोगों की फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास वेंसडे 2 to 12 to 2 और थर्सडे 12 to 1 हुआ करेगी एवरी वीक। ठीक है अच्छा जी, अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं जब भी आप लोगों को रिस्पॉन्स करना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, या आप यहाँ पर चैट पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, वो अगर आप लोगों को कहनी हो। वैसे मेरा ख्याल है आप लोग टीम्स के लिए अब यूज टू हो चुके होंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आप लोगों को जो है वो टीम्स यूज़ करने के बारे में इनिशियल लेक्चर में मैं कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दूं या इसके बारे में समझाऊं। मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ से हमें कंफर्म होना चाहिए कि आप लोग टीम्स के लिए यूज टू हैं। ठीक है, चैनल मैंने सेपरेट बनाया है इसलिए ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें अपलोड हों वो आप लोग उसको यूज़ कर सकें और मुझे पता हो कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बुक्स मैं ऑलरेडी 2 अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को विजिट किया हो तो। ठीक है, इस टीम के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैनल है, मीटिंग्स तो मैंने जनरल पर ही रखी हैं। बुक्स के लिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैनल जो है वो इसके अंदर डेवलप किया हुआ है, तो उसके अंदर आप लोगों के पास दो बुक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एक जो है आपके अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स बाय रॉबर्ट मॉट की बुक है, दूसरा हमारे पास जो यूनिट ऑपरेशन की बुक है मैकैब की, वो अपलोडेड है। तो उस मैकैब के अंदर भी फ्लूइड का पूरा एक जो है वो पोर्शन है जिसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं फ्लूइड्स के, फ्लूइड स्टैटिक्स से लेके डायनामिक और उसके लिए फ्लो सिस्टम फॉर्म्स वगैरह जो भी सारी एसेसरीज होती हैं। इसके अलावा जो रॉबर्ट मॉट की बुक है वो है ही पूरी अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स के उसकी बुक के अंदर मैं ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो रॉबर्ट मॉट की बुक से है। मैं एज एन चैप्टर वाइज भी आपको लेकर चलूँगी और उन चैप्टर्स में जो डाटा उसके अलावा दूसरी बुक्स में से मिलेगा वो भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। जो भी रिसोर्स मटेरियल मैं यूज़ करूँगी मैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का कोर्स आउटलाइन भी अपलोड कर देती हूँ। सॉरी वो मुझसे रह गया क्योंकि मैंने सोचा था कि क्लास शुरू होने से पहले ही कर दूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज आप लोगों का कोर्स आउटलाइन भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, और जो टेंटेटिव हमारा लेक्चर प्लान है, ठीक है, जो टेंटेटिव प्लान होता है लेक्चर का, उसका नाम चूंकि टेंटेटिव है तो आपको पता होना चाहिए वो 100% कोर्स तो पूरा किया जाता है उसमें, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, लाइक आपके पास कोई टॉपिक उसमें मैंने 2 वीक्स रखे हैं, वो समटाइम ज़्यादा भी चले जाते हैं और समटाइम उससे पहले भी कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फ्लो ऑफ कोर्स कैसा होगा, तो मैं टेंटेटिव कोर्स प्लान भी अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा जो मेरा असेसमेंट प्लान है, ठीक है, असेसमेंट प्लान भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, लेकिन अभी तक क्योंकि न्यू पॉलिसीज़ नहीं पता मुझे कि ये वाला सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन होगा, उसके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होंगे या पार्शली ऑनलाइन होगा, फिर फिज़िकल क्लासेस होंगी या सिर्फ आखिर में फिज़िकल एग्ज़ाम होगा, नॉट येट डिसाइडेड। तो इसलिए जो हमारा असेसमेंट प्लान है, असेसमेंट प्लान आपका इस वक्त तो एक नॉर्मल फिज़िकल क्लास से रिलेटेड बना हुआ है। फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद अगर उसके अंदर हमारे पास मिड और फाइनल के मार्क्स हैं, तो वो असेसमेंट प्लान आप लोगों को हेल्पफुल ऐसे हो सकता है कि आप लोग उसमें से ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मिड के 4 क्वेश्चंस उसमें मार्क हुए हुए, लेकिन अगर आप लोगों का मिड ऑनलाइन होता है तो हम उस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस और रिटन एग्जाम नहीं ले सकते, ओरल एग्जाम्स ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। तो आप उसमें से ये देख सकते हैं कि जिन टॉपिक्स में से, जिन सीएलओज में से वो क्वेश्चंस मार्क किए गए थे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उतनी ही सीएलओ से उतनी ही जो है वो वेटेज का आपके पास ओरल टेस्ट या प्रेजेंटेशन या वाइवा जो भी होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द मिड डिसाइडेड होगा तब, जो कि येट नॉट डिसाइडेड, तो हम उसको उसी तरीके से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट प्लान से आप लोगों को सीएलओज और उनके वेटेज का अंदाज़ा हो जाएगा, उन टॉपिक्स का अंदाज़ा
हो जाएगा जो हम कवर कर सकेंगे मिड में और फाइनल एग्जाम्स में। इसके अलावा कुछ आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स हैं। अच्छा, जो सेशनल है अभी इस इनिशियल फेज में, यानी अभी फ्यू वीक्स की क्लासेस में तो मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रही, उसकी एक बड़ी वजह होगी, मतलब वेटेड असाइनमेंट्स नहीं दूंगी मैं आप लोगों को। होम असाइनमेंट्स नॉन ग्रेडेड मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। ग्रेडेड असाइनमेंट्स मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि जो सेशनल की 20 मार्क्स है, सेशनल के 20 मार्क्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, बट उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए ज़्यादा सुटेबल ऐसा होता है कि आप लोगों की फिजिकल क्लासेस चल रही होती तो वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है, वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता। तो आफ्टर जनवरी जब चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगी और अंदाज़ा हो जाएगा कि क्लासेस का क्या है आगे मोड और आपका सेमेस्टर कैसे प्रोसीड होना है, तो देन मैं आप लोगों की जो सेशनल की एक्टिविटीज़ हैं 20 मार्क्स की, वो मैं तब डिसाइड करूँगी। अगर तो चीज़ें फिजिकल प्रोजेक्ट्स की सूरत में नहीं हो सकी तो मैं उसको फिर रिफॉर्म कर लूँगी कुछ ऐसे असाइनमेंट्स के लिए जो आप लोग ऑनलाइन में या रिमोट एरियाज में होते हुए भी कर सकें, ठीक है, इंडिविजुअल कर सकें, ग्रुप में कर सकें, जिस तरह से। तो अभी हम सेशनल के 20 मार्क्स के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। मिड और फाइनल भी अपने अपने टाइम पर होना होता है, तो अभी राइट नाउ हमारी सिर्फ क्लासेस चलेंगी, लेकिन इन क्लासेस में आप लोगों की जो होम असाइनमेंट्स हैं उसका होना ज़रूरी है। होम असाइनमेंट्स के लिए ये बातें जो मैं कह रही हूँ उसको प्लीज़ अच्छी तरीके से नोट डाउन रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार हर क्लास में इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइम सारा लेक्चर का होता है। तो जो आप लोगों को डेली या ओकेजनली इसके अंदर जो है वो होम असाइनमेंट्स मिलेंगी, उन होम असाइनमेंट्स का एक सर्टेन टाइम के अंदर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो उसके अगेंस्ट मार्क्स हो। मैं जो भी होम असाइनमेंट है वो टीम्स पे ही अपलोड करूँगी और आप लोग टीम्स पे ही उसको सॉल्व करके या जो भी जिस भी टाइप की असाइनमेंट, क्योंकि ज़्यादातर वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड होम असाइनमेंट में देती हूँ ताकि वो जल्दी ईजिली हो सकती है। तो उन असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करेंगे, उसकी एक स्नैप लेंगे और उसको इधर जो है वो स्नैप फॉर्म में, मगर प्रेफर मैं करती हूँ कि आप उसको जो है वो स्कैन से स्कैन कर लें या जो भी स्कैनिंग आपके पास ऑप्शन हो, स्कैन करके पीडीएफ में उसको अपलोड कर दें, क्योंकि जो फोटो फॉर्मेट होता है ना वो इतना प्रॉपर रीडेबल नहीं होता, समटाइम वो ब्लैक हो रहा होता है या उसकी रेजोल्यूशन इतनी सही नहीं आती पिक्चर की। तो जो भी होम असाइनमेंट्स होंगे, क्योंकि आप लोग की अटेंडेंस अपलोड करने के लिए 48 आवर्स है मेरे पास, तो मैं आप लोगों की होम असाइनमेंट्स इतने ही ड्यूरेशन के लिए दूंगी, तो आप लोग वो करके उस सेट ड्यूरेशन में वापस टीम्स पे अपलोड कर देंगे। जितने अपलोड्स आएंगे मेरे पास उनकी ही अटेंडेंस फिर मैं मार्क करूंगी उस सर्टेन क्लास के लिए। तो उसमें आपके पास बेनिफिट भी है, अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो गई है, लेकिन अगर आप वहाँ पर असाइनमेंट अपलोड कर लेते हैं करके, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपकी अटेंडेंस लग सकती है, लेकिन ऐसा मैं ऑप्शन सिर्फ एक बार दूंगी किसी भी स्टूडेंट के लिए। मल्टीपल टाइम अगर उसके साथ ये मसला हुआ तो फिर मुश्किल है। ठीक है, फिर उसके लिए हम कोई और रूल सेट कर लेंगे। तो अभी राइट नाउ आपके पास सिर्फ होम असाइनमेंट्स हैं जो आपको टीम्स पे करने होंगे, टीम्स पे ही वापस असाइनमेंट्स अपलोड होंगी, वहीं पर आपने उसका सलूशन अपलोड करना होगा अपनी तरफ से, ठीक है, और वहीं पर मैं फिर उसको मार्क कर लूँगी इन द फॉर्म ऑफ आपके जो भी अटेंडेंस है। जो ग्रेडेड असाइनमेंट होगी या प्रोजेक्ट्स होंगे वो फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन की बाद में बात आएगी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स की तरफ, जो जिसका नाम है आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। देखिए, कोई भी जब कोर्स होता है उसका जो नाम होता है, ठीक है, वो आपके पास उस पूरे कोर्स की एक्चुअल में समरी होती है। तो हमारे पास कोर्स का हमारा नाम क्या है? फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। इसका मतलब इसके अंदर समथिंग रिलेटेड टू फ्लूइड होगा और उसके साथ हम ये देखेंगे कि मैकेनिक्स की लिटरल मीनिंग क्या होती है। मैडम आपकी आवाज कट रही। मैं रुकी हुई थी, मैं एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था
राइट नाउ मैं वो देख रही थी। बेटर है बच्ची के क्लास के दौरान मैसेज ना करें, खैर अगर करेंगी भी तो मैं अब पढ़ने पे नहीं जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि फ्लूइड और मैकेनिक्स से जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है आप लोगों के माइंड में? आई थिंक बहुत एक कॉमन सा वर्ड है और इस कोर्स के बारे में बहुत सारी जो है वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी आ चुकी होंगी कि हम इसके अंदर क्या-क्या पढ़ सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अपने मिस माइक्स को अनम्यूट कर लें। फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे मिस। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो मिस हमारे पास गैस एंड लिक्विड जो है वो फ्लूइड होते हैं, तो लिहाजा उनके मुतालिक पढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा मज़ीद स्टूडेंट्स की फ्लूइड क्या मैकेनिक्स ओपिनियन? में मैम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक में है या मोशन में है, इसकी हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा मैकेनिक्स का क्या मतलब है? अगर मैं टर्म पूछूं कि स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड रिटन फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैम हम फ्लूइड को डायनेमिक्स में भी और स्टैटिक्स में दोनों में पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में गुड, वेरी गुड। इट्स वन ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स यू यूज्ड। अदर वर्ड्स में भी बात हुई है, यानी कि आप लोगों की माशाल्लाह ये अंडरस्टैंडिंग है कि फ्लूइड क्या होता है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। फ्लूइड क्या है और उसके अंदर उसकी मैकेनिक्स हम उसके स्टैटिक स्टेट में भी, क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ज़रूरी नहीं कि फ्लूइड को फ्लो कर रहा हो उसी वक्त वो हमारे लिए यूज़फुल होता है या उसकी इंजीनियरिंग होती है। स्टोरेज और उसका जो स्टैटिक वर्जन है वो भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स जो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्म की हैं और हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अच्छा, कभी भी स्टूडेंट्स आप में से किसी को अगर आवाज़ का मेरा मसला हो रहा हो, मतलब ओवरऑल अगर आवाज़ ना आ रही हो या स्क्रीन प्रॉपर शेयर ना हो रही हो, तो फिर आप में से कोई भी खुद को अनम्यूट करके बता सकता है। वैसे म्यूट रखती हैं ताकि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, कोई शोर की आवाज़ ना आए, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस मिस। ओके, तो अब आप लोगों की स्लाइड्स कहाँ हैं? जी, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स है। जो चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, वो चैप्टर 1 एंड 2 है फ्रॉम द बुक अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स बाय रॉबर्ट मॉर्ट। ये बुक मैंने अपलोड कर ली है और ये बुक आप लोग जो है वो चैनल से अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले इसके अंदर हमारे पास ये सारा कंटेंट है जो कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, लाइक व्हाट इज़ फ्लूइड है, गैसियस एंड लिक्विड फ्लूइड के बीच का डिफरेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के अंदर आप पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि इनका क्या मतलब होता है, ये क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ हमारे पास रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड प्रेशर, विस्कोसिटी, इसको इन टर्म्स ऑफ हम फ्लूइड की किस तरह स्टडी करेंगे। और फिर फ्लूइड
हमारे पास कुछ बेसिक लॉज जो हम फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं इनिशियली, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और ज़्यादा आती जाएंगी। ये इनिशियली जो समझ लें इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पे आ जाएं कि हम अगर टर्म्स मैकेनिक्स से शुरू करें बैक के, हमारे पास ये एक फिजिकल साइंस की ब्रांच है जो कि आपके पास स्टेशनरी और मूविंग दोनों ही कंडीशंस को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास मैकेनिक्स कहलाती है। कि कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो नेचुरली अगर मूव कर रही हैं या उनका एक अलग सिनेरियो, लेकिन अगर आप कहीं पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड आफ्टर द रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्स, अच्छा वो फोर्स दोनों सूरतों में अप्लाई हो सकती है। ज़रूरी नहीं किसी चीज़ को मूव करने के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप करने के लिए भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा जो सिनेरियो है, वो पूरा सिस्टम है, वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। अब मैकेनिक्स के अंदर एक बात तो समझ आ गई कि एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द रिजल्टेंट बोथ की जब आप स्टडी करते हैं, अगर हम उसको हम रिलेट कर दें फ्लूइड के साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फ्लूइड की मैकेनिक्स की बात आ जाएगी। तो ये वो साइंस होगी जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करेंगे फॉर इन द बोथ फेसेस, यानी कि जब अगर वो एक रेस्ट होगा जिसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं, या फ्लूइड मोशन होगा जिसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। ऊपर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स को हमने डिफाइन कर लिया है कि स्टैटिक्स वो ब्रांच होती है जहाँ पे बॉडीज एट रेस्ट की बात होती है, एंड डायनेमिक्स वहाँ पर जहाँ पे मोशन की बात होती है। एंड अगेन मैं आपको बताऊँ कि फ्लूइड में हम इंडस्ट्रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो उसके अंदर दोनों तरह के जो है ना वो हमारे पास फ्लूइड अंडर जो है वो कंसिडरेशन आते हैं, इन मोशन में भी और एट रेस्ट फेस में भी। एक चीज़, सेकेंड चीज़ क्या है कि अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हमारे पास जब हम फ्लूइड के अंदर स्टडी कर रहे होंगे तो हमारे पास बेसिकली दो मेजर इसकी जो है ना वो डिविजन्स होती हैं। एक इंजीनियरिंग फ्लूइड मैं उसको कह लूँ जो इंजीनियरिंग फ्लो की बात होती है, एक ओपन चैनल फ्लो की बात होती है। हम जिस फ्लूइड को डील करेंगे वो इंडस्ट्रियल फ्लूइड होगा, ठीक है, क्योंकि जो ओपन चैनल फ्लूइड है यानी पूरे रिवर्स, ओशंस की आपकी कैनाल्स और इन सब का भी एक पूरा फ्लूइड सिस्टम है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उसकी स्टडी होती है। तो हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। आपका कोर्स बहुत ज़्यादा एक तो रिच हो जाएगा, दूसरा जो कोर्स आउटलाइन है वो मेजरली फोकस्ड है आपके क्लोज सिस्टम इंजीनियरिंग फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। तो हम आगे जाकर ज़्यादा हमारी डिस्कशन इस पर ही होगी, ठीक है। इसी के अंदर अगर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक्स, हम किसकी बात करते हैं, ऐसे बहुत से टर्म्स आप यूज़ सुनते होंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी रिलेट कर रही होती हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस भी होती है, ठीक है। कि हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, अभी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं। जनरली आप ये समझ लें कि डेंसिटी एंड विस्कोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है अंडर सर्टेन कंडीशंस आपकी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, जबकि कंप्रेसिबल फ्लूइड में ये विजिबली चेंज हो जाती है विद द चेंज इन पैरामीटर्स। इनकम्प्रेसिबल भी एक सर्टेन रेंज से बाहर जाए तो फिर वो चेंज कर लेता है, लेकिन वहाँ पर उसका फेस चेंज पहले आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज बाद में आती है, ठीक है। जैसे डेंसिटी एंड विस्कोसिटी की बात की, ये किसी भी जो है वो हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टी है। बहुत सी चीज़ें हम और भी पढ़ेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज़ अ पैरामीटर, ठीक है, जिसको आप सेट करते हैं। टेम्परेचर इज़ अ पैरामीटर, फ्लो इज़ अ पैरामीटर, बट ऑन द अदर हैंड विस्कोसिटी, डेंसिटी, specific gravity, these all are specific volume, all are the property of a certain matter which sometimes relates with the parameters or independent of the parameters. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है कि वो उसकी डेंसिटी एंड विस्कोसिटी तो हम मोस्टली कांस्टेंट कंसीडर करते हैं कि इस पर प्रेशर या टेम्परेचर के एक वाइड रेंज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो फेस चेंज करते हैं। जैसे लिक्विड है, वाटर है, इनकम्प्रेसिबल, तो इसमें अगर आप टेम्परेचर एक बढ़ाते हैं तो आपको पता है 100 पे इसका बॉइलिंग, तो वहाँ पर वाटर अपना फेस चेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उससे पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की रेंज में वाटर की आपकी डेंसिटी या विस्कोसिटी सेम रहती है, लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में चेंज होता है। प्लस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो भी अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में पढ़ेंगे इन डिटेल।
वो पूरा बेस ही है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसके बीच मैथमेटिकल क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि देखें इंजीनियरिंग के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी कोर्स को, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी कोर्स की जब आप स्टडी करते हैं ना, उसके अंदर मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनफैक्ट मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा मिलेगी, मतलब कैलकुलेशंस और ये चीज़ें, हर एक चीज़ को। क्योंकि देखिए आपको कहीं भी कोई भी चीज़ जब प्रूवन करनी हो कोई, तो उसके लिए उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़रूरी होती है कि ये चीज़ इसके मुताबिक ऐसी है। तो इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, रिलेशनशिप्स, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें मस्ट होती हैं। और मैं अपने कोर्स में इसको ज़्यादा रिच रखती हूँ, हर एक चीज़ के लिए उसी कन्वर्जेंस, न्यूमेरिकल्स, तो ये साथ साथ बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे। तो आप लोग खुद को थोड़ा सा गेयर अप कर लें कि इस कोर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वर्क करना होगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोडायनेमिक्स के बाद हमारे पास जो हाइड्रोलिक्स है, एक टर्म बहुत कॉमनली सुनते हैं हम। हाइड्रोलिक्स बेसिकली डील करती है आपके लिक्विड फ्लूइड्स को, जो कि पाइपलाइन से चैनल्स में जो फ्लो की बात है, ठीक है। गैस डायनेमिक्स के अंदर ऑब्वियसली जब आपके पास गैस का फ्लो होता है, और गैसेस में आपको पता है कि वो आपके हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज की बात करें। एरोडायनेमिक्स है तो एरो का मतलब एयर से रिलेटेड है, एयर का फ्लो और उससे रिलेटेड, जैसे आपके टर्बाइंस चल रहे हैं, ब्लेड्स चल रहे हैं, या आपके पास एयर टर्बाइंस से साथ एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, जो मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर एयर का प्रेशर एंड फ्लो मैटर करता है, वहाँ पर पूरी एक एरोडायनेमिक्स होती है, इसकी स्टडी होती है। इसके अलावा मेट्रोलॉजी, ओशनोलॉजी, हाइड्रोलॉजी वगैरह, ये वो टर्म्स हैं जो कि आप नेचुरली अकरिंग फ्लो की बात करते हैं। आप मेट्रोलॉजी के अंदर हम जो है वो एयर की बात करते हैं, या जो हमारे पास क्लाउड्स वगैरह हैं। ओशनोलॉजी के अंदर हमारे पास जो रिवर्स हैं, ओशंस हैं, जो नेचुरल हमारे पास लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर है, उसकी बात कर रहे होते हैं। हाइड्रोलॉजी में हम उससे स्मॉल लेवल पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास नेचुरल फ्लो की बात है। तो ये भी सारी टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास हम इसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड चीज़ों की स्टडी करेंगे जब फ्लूइड में हम आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ अ फ्लूइड, जो कि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया भी कि अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूसली डिफॉर्म और फ्लोज, क्योंकि फ्लूइड का की डिफॉर्मेशन बेसिकली उसके फ्लो से हम कंसीडर करते हैं। अंडर एन अप्लाइड shear stress regardless of the magnitude of the applied stress, ठीक है। तो अभी यहाँ पर shear stress क्या है, अभी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि हम इस टर्म को आगे पढ़ सकें। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी फ्लो में एक चेंज आता है। उस चेंज को मैं इसलिए कहूँगी कि कभी आप फोर्स अप्लाई करते हैं टू सीज द फ्लो, टू आपके पास रिड्यूस द फ्लो, और समटाइम टू इंक्रीज द फ्लो और टू स्टार्ट द फ्लो। तो वो वेरिएबल कंडीशन होती है फ्लूइड के लिए, ठीक है। इट इज अ सबसेट ऑफ द फेसेस ऑफ मैटर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि फ्लूइड हमारे पास सिर्फ गैसेस या लिक्विड्स नहीं होते, हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स भी जब फ्लूइडाइज्ड हुए हुए होते हैं तो वो भी एक फॉर्म ऑफ फ्लूइड होता है हमारे पास, ठीक है। जिसमें आपके पास जैसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं विद गैस के साथ मिक्सचर के फॉर्म में, वो आपके पास ट्रेवल कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उसका भी एक पूरी फ्लूइडाइजेशन इंजीनियरिंग है जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्लाज्मा है, जो हमारे पास हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी भी एक पूरी मोशन की स्टडी होती है। एंड समटाइम जो प्लास्टिक सॉलिड्स हैं, या जो ऐसे आपके पास सॉलिड्स हैं जो कि आपके पास मोल्डन फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो मोल्डन लिक्विड्स के फॉर्म में जो सॉलिड्स आपके पास मौजूद होते हैं, प्लास्टिक सॉलिड्स भी कहते हैं, तो उनकी भी एक अलग स्टडी होती है, क्योंकि इनकी नेचर अलग अलग होती है इन सारों की, तो इनकी हम फिर स्टडी भी अलग अलग करते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारे पास ज़्यादा जो है वो कॉमन इंडस्ट्रियल हम फ्लूइड की बात करेंगे तो हमारे अंडर स्टडी ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसियस फ्लूइड आएंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास अदर फेसेस हैं वो स्पेसिफिक हैं, तो उनकी अभी हम इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मिस। यस मैम। स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है प्रॉपर आप लोगों को? यस मिस आ रही है। यस मिस। थोड़ा थोड़ा मुझे बीच में रिस्पॉन्स करते रहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं लैपटॉप से बातें कर रही हूँ बजाय इसके कि मेरे सामने कोई
स्टूडेंट हो या किसी की एटलीस्ट आवाज़ आ रही हो, ठीक है। अच्छा, गैसेस और लिक्विड फ्लूइड के बीच जो कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, ये वैसे ही आप लोगों ने अब तक पढ़े हुए होंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस फर्दर अपार्ट होते हैं लिक्विड के, इस वजह से ही ये कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है, क्योंकि लिक्विड ज़्यादातर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। A gas is therefore in equilibrium only when it is completely enclosed. अच्छा, गैस का हमारे पास कोई फ्री सरफेस नहीं होता। जो अभी हम सरफेस टेंशन की एक बात कर रहे थे, एक हेडिंग थी मेरे कंटेंट के अंदर सरफेस टेंशन, तो वो सरफेस टेंशन आपके पास जब गैसेस के अंदर फ्री सरफेस ही नहीं होता तो अल्टीमेटली उसके अंदर वो सरफेस टेंशन वाली कंडीशन भी नहीं होती होगी। वो टर्म, वो चीज़ स्पेसिफिकली आपकी रिलेट करती है लिक्विड फ्यूल्स के साथ, ठीक है। कुछ चीज़ें जो बेसिक हम पढ़ते जाते हैं उससे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छा ये टर्म्स मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताती जाऊँ साथ साथ, तो मैंने आखिर में भी सोचा था कि बता दूंगी कि शायद मैं ये पहला लेक्चर है तो मैं ये पहले वाली स्लाइड्स प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूँ। मैं रेस्ट ऑफ द अपने लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं वो अपलोड नहीं करूँगी आप लोगों के लिए, लेक्चर की वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाएगी। बकिया इसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनको बुक्स में से मार्क करना, बुक्स में से स्टडी करना, ये आप लोगों का काम होगा, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको नहीं शेयर करूँगी क्योंकि उसके दो नुकसान होते हैं। कुछ बच्चे तो सिर्फ वही प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं और कुछ फिर उस प्रेजेंटेशन से रिलेट करते हैं जाके बुक में, तो वो ऑडियो लेक्चर पे फोकस नहीं करते, आपको पता नहीं होता उसके बारे में बताया क्या गया। तो इट्स बेटर जस्ट फॉलो द लेक्चर ऑडियो एंड उसके बेसिस पर जो बुक्स आप लोगों की अपलोड की गई हैं उन बुक्स की आपने इस बुक का नाम क्या है? रॉबर्ट मॉड, आप चैनल पे जाएं, 2 बुक्स ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड हैं, अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स की नहीं नहीं, जो चैनल जिस चैनल पे भी आप लेक्चर ले रहे हैं जनरल के अंदर एक आप देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम का चैनल मौजूद है। उस चैनल को क्लिक करेंगे तो उसके फाइल्स पर जाएंगे, बल्कि मैं आप लोगों को लेक्चर के बाद वो खोल कर भी दिखा दूंगी स्क्रीन पर, शेयर स्क्रीन पर, ठीक है। अभी फिलहाल हम लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, टाइम वरना निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, इन चीज़ों को याद रखना होता है क्योंकि ये चीज़ आपके थ्रू आउट चलेगी। इट्स नॉट फॉर द चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आप चैप्टर 13 में भी होंगे, वहाँ पे भी कहीं पर स्पेसिफिक वेट की बात हो रही होगी तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको हम इंटरचेंज कैसे करते हैं। अब जब यहाँ पर चूंकि वाइट बोर्ड नहीं है तो मुझे समटाइम थोड़ी सी कमी महसूस होती है। जैसे डेंसिटी, यू पीपल आर प्रीटी अवेयर कि हमेशा से पढ़ते आए हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारे पास, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी के लिए हम एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं, इसको रो कहते हैं, ठीक है। ये मेरा कर्सर अगर आप देख रहे हो तो वो जहाँ पर है, सही है। दिस इज डेंसिटी, वेरी क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं उसके बाद एक स्पेसिफिक वेट जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। ये हमारे पास होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अभी आपने डेंसिटी की बात की ना, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम था, जबकि स्पेसिफिक वेट में हमारे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जब आपको पता है वेट आपका एक फोर्स है जिसकी यूनिट जो है वो हम न्यूटन लेते हैं, या अगर एफपीएस सिस्टम में यूज करें तो पाउंड फोर्स लेते हैं, या सीजीएस में आप डाइन यूज करते हैं तो हम फोर्स की यूनिट यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वेट आपका फोर्स की यूनिट होता है, ठीक है। और वॉल्यूम आपके पास एनी सिस्टम में, आप अगर मीटर एसआई है तो मीटर है, एफपीएस है तो फुट है, जो भी, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक चीज कि वेट खुद किसके बराबर होता है, मास इनटू किसके बराबर होता है, वेट किसके बराबर होता है हमारे पास मैथमेटिकली, mg मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है। तो इस वेट की जगह पर जहाँ मेरा कर्सर है, इस स्मॉल w की जगह पर अगर हम m और g लिख दें तो सही रहेगा, कोई गलती तो नहीं होगी उसमें, ठीक है। नो मिस। ठीक है, उसको अगर आप लिखने के बाद देखें तो m ओवर v आपका क्या बन जाता है ऊपर, डेंसिटी, डेंसिटी मिस। ठीक है। और उसके साथ एक ग्रेविटी का g मौजूद है, तो इस स्पेसिफिक वेट डेंसिटी के साथ इस तरीके से भी रिलेट करता है कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू
ग्रेविटी। ठीक है, इसका फायदा ये है कि समटाइम आपके पास सिस्टम में किसी भी जो है वो कंपोनेंट की डेंसिटी गिवन है, तो उसका कहा जाए कि आप स्पेसिफिक वेट मालूम करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये नहीं सोचेंगे वो वेट तो दिया ही नहीं, वॉल्यूम तो पता ही नहीं, बट यू नो कि एक रिलेशनशिप ये भी होता है कि ग्रेविटी आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कभी भी गिवन नहीं होती, आपको अंडरस्टैंड खुद करना होता है कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसकी किसी भी यूनिट के अंदर क्या वैल्यू होती है, या गैस कांस्टेंट है तो क्या होती है, या अगर आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं तो उनको कोई डिफाइन नहीं करता। सही है, ये बात भी याद रखिएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इसकी वेरिएबल यूनिट्स में वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई कहता है कि जी किसी भी सर्टेन फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उसकी डेंसिटी उन्होंने बता दी है तो वहां पर आप उसको ग्रेविटी के साथ उसका प्रोडक्ट लेके उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक वेट के बाद एक टर्म होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। ये उल्टा होता है, जैसे हम स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं ना, वेट वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है कि 1/द डेंसिटी। अगर आप इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को खोल के लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट मास, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, पहले V/m। अब आपको पता है कि मास को अगर आप डेंसिटी से रिलेट करें तो मास की जगह पर आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डेंसिटी के फॉर्मूले में जाएं, यहाँ से अगर आपको मास निकालना हो तो ये वॉल्यूम इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू मास। तो यहाँ पर नीचे मास है, पर यूनिट मास है, ऊपर वॉल्यूम है, ऊपर कैपिटल V होगा, नीचे V के साथ डेंसिटी होगी, V कैंसिल हो जाएंगे तो पर डेंसिटी हो जाएगी। यानी किसी भी चीज का डेंसिटी का रेसिप्रोकल बेसिकली उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स, ये टर्म्स जो है वो याद रखनी है, बहुत सी जगहों पे इंटरचेंज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपली याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी ऑफ सर्टेन कंपोनेंट। अच्छा जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है कि क्या होती है? तो हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ओवर द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो स्पेसिफिक टू लिक्विड फ्लूइड। ठीक है, हम यहाँ पर इसको गैसेस फ्लूइड के लिए नहीं करते। गैसेस फ्लूइड को जब कंपेयर करना होता है तो वहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की एक टर्म आती है, वो भी ऐसी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ एनी गैस ओवर द डेंसिटी ऑफ एयर। वहाँ पर एयर के साथ उसको जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, बेस बनाकर। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम उसको वाटर के साथ करते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल लिक्विड वाटर है, यूनिवर्सल गैस एयर है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक टू लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि डेंसिटी को हमने पीछे स्पेसिफिक वेट के साथ भी रिलेट किया हुआ है। स्पेसिफिक वेट के साथ डेंसिटी कैसे रिलेट करती है? डेंसिटी इनटू हमारे पास ग्रेविटी। जब दोनों का रेशो है, रेशो में आप रखेंगे तो ग्रेविटी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। ये मेरा कर्सर है, तो सिर्फ रेशो ऑफ द स्पेसिफिक वेट भी आ जाएगा। तो अभी तक हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमेशा डेंसिटी ओवर लिक्विड ओवर द डेंसिटी ऑफ वाटर करते आए थे, लेकिन अगर आपके पास किसी चीज का स्पेसिफिक वेट गिवन है और कहा जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने निकालनी है लिक्विड की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर का स्पेसिफिक वेट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आपको पता होती है। वाटर की डेंसिटी भी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी आपको ऑलरेडी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी आपको पता है, उसको मल्टीप्लाई करा के आप वाटर की स्पेसिफिक वेट निकाल लेंगे। किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट गिवन है, उसका भी रेशो उसके साथ निकाल लेंगे, तो आपके पास उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी।
ज़रूरी नहीं है कि आप उससे उसकी डेंसिटी ही पता हो, स्पेसिफिक वेट से भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो वाटर है, वाटर का आप लोग अब जब फ्लूइड पढ़ेंगे ना, तो कुछ टाइम पे जैसे पहले हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद होता था, मेल्टिंग पॉइंट याद होता था, इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी नॉट मेल्टिंग, मेल्टिंग हमेशा जो है वो सॉलिड्स के लिए होती है, लिक्विड के लिए हम जो है वो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का याद है। इस तरीके से वाटर की आपने कुछ टाइम पे डेंसिटी, वाटर की विस्कोसिटी, वाटर का स्पेसिफिक वेट, ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन में जाने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे या किसी जगह से जाकर आप टेबल में से नहीं देखेंगे वैल्यूज आपको कुछ टाइम में याद हो जाएंगी, नहीं भी है तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई अब आप लोगों की छोटी सी ना होम असाइनमेंट। 4-5 सवाल हैं, बल्कि 5 हैं टोटल, और यही सारी चीज़ें जो इससे पहले तक के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं ना, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड दिस, उन्हीं की सारी जो है ना वो माइल्ड सी कैलकुलेशन है। तो मैं ये वाली स्लाइड जो है वो लेक्चर के बाद टीम्स पे अपलोड कर दूंगी। 24 आवर्स होंगे आप लोगों के पास इस तरह की छोटी छोटी होम असाइनमेंट्स को करने के लिए। कल की क्लास है 12 बजे, 12 से पहले ही अपलोड कर दीजिएगा, ताकि कल की क्लास क्लोज करके मैं आज की और कल की अटेंडेंस मार्क कर दूं। और आज की फिर अटेंडेंस 2 क्लास की है, वो भी उनकी लगेगी जिनके जिनके ये असाइनमेंट्स मेरे पास टीम्स पे अपलोड होंगे, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं। यहाँ तक की कोई बात अगर ना क्लियर हुई हो तो हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास सरफेस टेंशन है। क्लास अगर कोई चीज़, ये बहुत बेसिक है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आ रही है आवाज़ आप लोगों को? यस मिस। यस मिस आ रही है। अच्छा, दैट्स गुड। हम वापस चले जाते हैं स्लाइड्स पर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो कुछ फर्दर वो तो टर्मिनोलॉजीज थी जो हम यूज़ करेंगे, कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे जो हमें पता होने चाहिए जब हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं। इसमें से पहला है हमारे पास सरफेस टेंशन। अच्छा, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि फ्री सरफेस आपके पास गैसियस फ्लूइड में नहीं होता है, तो इसका मतलब जो सरफेस टेंशन है स्पेसिफिकली ये लिक्विड्स की बात हो रही होती है, या फिर आपके पास जो फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स हैं, लेकिन हम चूंकि अभी ज़्यादा लिक्विड एंड गैसियस फ्लूइड की बात करेंगे तो हम अभी इसको लिक्विड पे रखते हैं, ठीक है। द सरफेस टेंशन एक्ट्स समवेयर लाइक अ फिल्म एट द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द एयर अबव इट। The liquid molecules beneath the surface are attached to each other and to those at the surface. Quantitatively, surface tension is measured as the work per unit area required to move lower molecules to the surface of the liquid. इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ तो आसानी रहेगी आपको। होता क्या है कि देखिए, जब आपके पास हम सरफेस टेंशन की बात हम करते हैं, अभी यहाँ पर मैं इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, इसका एक पूरा हम सब चैप्टर पढ़ेंगे बयान्सी के नाम से, ठीक है। जो आपके पास बयान्सी है और जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी ओपन चैनल या ओपन लिक्विड सरफेस पर फ्लो की बात करते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल सरफेस है या अगर ओपन चैनल है जहाँ पर आप जो है वो सरफेस पर कोई, जैसे आपके पास जहाज या बोट से, ये सारी चीज़ें वो आपकी सरफेस के ऊपर लिक्विड के फ्लो कर रही होती हैं, ठीक है। लिक्विड के सरफेस के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ फ्लो करानी है तो आपको ये पता है कि जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस में क्या होता है कि हम आमतौर पे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता आपको अब तक बाउंड्री कंडीशन या बाउंड्री लेयर के बारे में पढ़ा है या नहीं,
वरना सरफेस टेंशन का एक एस्पेक्ट आपके बाउंड्री लेयर्स होती हैं। वो बाउंड्री लेयर लिक्विड किसी भी फ्लूइड की बाउंड्री लेयर उस लेयर को कहते हैं जो कि आपके पास उस सिस्टम से के साथ कांटेक्ट करती है जिसके अंदर वो वर्क कर रही हो। अब क्या अगर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन के इंटरनल जो भी उसका सॉलिड सरफेस है उसके साथ जो लेयर कांटेक्ट होती है वो आपकी बाउंड्री लेयर कहलाती है। ठीक है, आमतौर पे हम ये कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमारी बाउंड्री लेयर जो है उसकी वेलोसिटी वो ज़ीरो होती है, वो मूव नहीं करती। उसकी वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि बाउंड्री लेयर बेसिकली एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब आपके पास अगर सॉलिड सरफेस स्टेशनरी है जैसे पाइपलाइन वगैरह, तो आपकी अंदर वाली जो बाउंड्री की लेयर है जो उसके साथ इन कांटेक्ट है वो नहीं मूव करेगी, क्योंकि वो उस स्पीड से मूव करती है जिस स्पीड से आपके पास आपकी बाउंड्री की वेलोसिटी होती है। अब ओपन सरफेस में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें किसी भी फ्लूइड सरफेस के ऊपर कोई चीज़ फ्लोट करवानी है, ठीक है, और हमें उसको फ्लोट कराना है, हमें सिंक नहीं कराना है उसको। जी बेटा बोले। आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? मैम स्क्रीन शो भी नहीं हो रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। इस पे तो एक मिनट, इंटरनेट तो चल रहा है। चल मैं रिपीट कर लेती हूँ थोड़ा सा, मे बी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ज़्यादा हो जाती है। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जब आपको कोई भी फ्लूइड सरफेस के ऊपर कोई चीज़ फ्लो करानी है, फ्लोट करानी है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपको ये पता है कि जो लेयर लिक्विड की उसके साथ कांटेक्ट करेगी, अगर वो मूव नहीं कर रही, उसकी सर्टेन वेलोसिटी नहीं है, वो मूव नहीं करेगी, तो वो आपका जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी वो मूव नहीं करेगा, तो वो वर्क डन नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होता है कि जो सरफेस की मॉलिक्यूल है वो तो उसके साथ इन कांटेक्ट कर लेती है, स्टक हो जाती है। तो जस्ट बिलो द सरफेस लेयर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो सेकेंड लेयर है उस लेयर पर उसका कितना वेट है, क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके रिजल्टेंट के तौर पे कितना फोर्स आपको चाहिए उस वर्क डन को करने के लिए, उस फोर्स उस सरफेस को फ्लो या फ्लोट कराने के लिए, वो पूरा जो हमारे पास वर्क डन की मेजरमेंट है, उस फोर्स की मेजरमेंट है, वो बेसिकली सरफेस टेंशन होती है। अगर आप इसकी यूनिट देखें तो ना वर्क डन पर यूनिट एरिया है, हमारे पास जो फोर्स की यूनिट होती है ना, न्यूटन पर मीटर या पाउंड फोर्स पर मीटर पर फुट, तो मतलब कितना फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई किया गया। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी इन डेप्थ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि, अगेन मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताऊं कि हमारे पास जो भी सॉलिड से साथ लिक्विड का कांटेक्ट होता है ना, तो वो एक लेयर जो है वो मॉलिक्यूल्स, क्या होता है लिक्विड्स आपके पास लेयर्स में मौजूद होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक एक लेयर्स पे मौजूद होते हैं। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं एक किसी भी फ्लूइड सिस्टम के अंदर, फ्लूइड की चाहे पानी से लेके कोई भी फ्लूइड हो, उसके मॉलिक्यूल्स एक लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक लेयर फिर उसके ऊपर एक लेयर फिर उसके ऊपर एक लेयर, इस तरीके से। तो जो सबसे टॉप लेयर होती है वो लेयर जिसका कांटेक्ट होता है सॉलिड के साथ, तो वो उसके साथ क्या होती है, स्टक हो जाती है। ठीक है, अब उस स्टक लेयर के बाद उसके जो नीचे वाली लेयर है, अगर हम ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वो लेयर उसके बाद मूव करेगी, तो उस लेयर को तब वो लेयर उसके ऊपर वाले सरफेस को लेकर आगे जाएगी, तो कितना फोर्स अप्लाई करेगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस पूरी की कैलकुलेशन हम सरफेस टेंशन के अंदर करते हैं, जो कि हम बायोन्सी के अंदर जाके भी करेंगे। तो समटाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके पास सिंक हो जाती हैं, कुछ पार्शली डूबती हैं, पार्शली ऊपर रहती हैं, कोई चीज़ वाटर बॉडी के ऊपर स्टेशनरी रुकी हुई होती है, कुछ फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो सरफेस टेंशन विथ रिलेट्स टू बायोन्सी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है कि ओपन सरफेस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही होती हैं। इसी तरह से ये चीज़ें आपको लगेगा कि सिर्फ कोई ओपन चैनल फ्लो की बात हो रही, नहीं, हम इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं इसकी बहुत बेस्ट गुड एग्जांपल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं,
कि आप लोग आई डोंट नो अभी तक शायद रिफाइनरी वगैरह का विजिट नहीं किया होगा। जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं ना रिफाइनरी के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेशली गैसोलीन स्टोर करते हैं, आपको पता है गैसोलीन जिसको हम बेसिकली पेट्रोल कहते हैं, ठीक है, तो वो हाईली वोलेटाइल होता है। मतलब आपने घरों में कभी सुना होगा ना कि अगर कहीं पेट्रोल की बोतल खुली छोड़ दे तो वो उड़ जाएगा सारा। वो इतना हाईली वोलेटाइल होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी उसकी एवेपोरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, वो एवेपोरेट हो जाता है। तो जब हम उसके स्टोरेज टैंक में उसको रखते हैं तो आपको पता है टैंक में कहीं पर आप बिल्कुल क्लोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके हाइड्रोकार्बन के टैंक्स होते हैं उसके अंदर फिर आपके पास जो है वो उसका फ्लैश पॉइंट भी बहुत अर्ली होता है, तो हीट होके टेम्परेचर से अगर कहीं पे भी रगड़ लगी, अगर रगड़ की सूरत में आपके पास क्या होता है इग्निशन मिल जाता है, तो वहाँ पर फायर भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ एयर का पैसेज आप रखते हैं, ठीक है, उसके लिए। लेकिन अगर आप एयर का पैसेज रखेंगे तो आपको पता है गैसोलीन के टैंक्स जो है वो बड़े, उसमें से गैसोलीन एवेपोरेट भी हो जाएगी। तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन की वहाँ पे बहुत अच्छी एप्लीकेशन आपको मिलेगी। हम वहाँ पर क्या कहते हैं, उस टैंक के अंदर एक फ्लोटिंग स्क्रीन डालते हैं जिसका डाया ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना कि आपके पास टैंक का होता है डाया। और टैंक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब कोई 20 फीट 25 फीट का डाया होता है, मतलब आप समझ लें आपके कमरों से भी बहुत बड़े बड़े, ठीक है, टैंक्स होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उन टैंक्स के अंदर स्क्रीन को फ्लोट करके रख देते हैं। एक गोल से समझ ले प्लेट है जो ऊपर से गोल अंदर हमने डाल दिया, तो जैसे जैसे लिक्विड आपका सरफेस से बढ़ता जाता है, क्योंकि वो फ्लोटिंग स्क्रीन होती है, वो ऊपर तक आ जाती है, फिर कम होता है वो नीचे चली जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो सरफेस पे रहती है। अब वहां पर आपको ये देखना होता है कि उस स्क्रीन के साथ उसका वेट, उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से उस लिक्विड गैसोलीन के साथ आप करते हैं मैच, कि वो स्क्रीन फ्लोटिंग ही रहती है और फ्लोट करती है, ना वो उसके अंदर सिंक होती है और ना वो उसके साथ स्टक होती है। तो वहां पर हम ये पूरा कॉन्सेप्ट कि कितना फोर्स अप्लाई है और किस मटेरियल के साथ कितना वेट के साथ, क्योंकि ये जो फोर्स है ना यहाँ पर न्यूटन, ये भी आप बेयोंसी में जाएंगे तो इस ये बेसिकली रिलेट करेगा आपके पास जाके वेट के, क्योंकि वेट भी आपके पास क्या है, एक फोर्स है, उसकी यूनिट भी न्यूटन है। तो वो जो वेट ऑफ द मटेरियल है उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी होती है कि वो आपके पास जो है वो सिस्टम में फ्लोट करे ना कि सिंक करे, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन और पूरी एक जो है ना वो स्टडी होती है। लेकिन ये चीज़ें इंडस्ट्रियली भी इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ किसी ओपन चैनल में आपके बोर्ड चलाने या कुछ और रन करने के लिए नहीं है, वो वहाँ पे भी एप्लीकेशन है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अपने अंदर भी इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। हम बायोन्सी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर 5 है आई बिलीव, उसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये चीज़ें फ्लूइड के अंदर इंक्लूड होती हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। यस। शेयर का ऑप्शन हाइड हो गया था, तो आई थॉट कि मैं ऐसी बोल रही हूँ, ठीक है जी। सरफेस टेंशन के बाद हमारे पास एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी की, जो कि हम फ्लूइड के अंदर यूज करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को बिल्कुल इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अब एक अब हम पढ़ेंगे पीछे जो हमने कंप्रेसिबल फ्लूइड है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी खुद क्या चीज़ होती है। यानी कंप्रेसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं जब चेंज होगा वॉल्यूम में ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम मजीद फर्दर रिलेट करते हैं। हमारे पास देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बल्क मॉडुलस की हम बात करेंगे, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि व्हेन यू रिमूव द अप्लाइड फोर्स, हमारे पास वो चीज़ रिटर्न बैक होती है। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि वंस यू अप्लाइड द प्रेशर, और अगर वो चीज़ आपके पास कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास वो लिक्विड में हमारे पास, हम इसको क्या कहते हैं कि ये इसका रिवर्स मैकेनिज्म है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये मैथमेटिकली, अगर आप इसको रिलेट करें तो बल्क मॉडुलस के साथ। और जैसे कंप्रेसिबिलिटी है, हम बाकायदा
इसके लिए कंप्रेसर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो पैरामीटर है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर हो और वहाँ पर टेम्परेचर का चेंज ना आए। लेकिन होता क्या है इन रियल, अगर हम उसमें बात करें सिनेरियो में, तो जब भी आप कंप्रेस करते हैं गैसेस को, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाता है सर्टेन। हमें वो राइजिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि कंप्रेसर्स के साथ जो है ना वो एक आपके पास जो है वो कूलिंग यूनिट लगा हुआ होता है, या कोई भी आपके पास जो है ना वो, ताकि एयर कूलर, फैन कूलर या XYZ आपके पास, तो उसका एक पर्पस ये भी होता है कि हमने उसका टेम्परेचर राइज नहीं करना, हमने सिर्फ वॉल्यूम रिड्यूस करना है एंड प्रेशर चेंज हाई करना है। इवन आप CNG स्टेशन वगैरह पे चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे ऊपर इतने कूलर्स लगे होते हैं। कभी सोचा है कि गैस स्टेशन पे इतने कूलर्स क्यों लगे हुए होते हैं? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेस CNG का कंप्रेस नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस का कंप्रेसर लगा हुआ होता है। तो जब आप कंप्रेस कर रहे होते हैं गैस को, तो आपको गैस को हाई टेम्परेचर पे आप अपने व्हीकल्स में नहीं डाल सकते, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं तो सर्टेनली उसका टेम्परेचर भी राइज होता है, बट वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता मोस्टली। ठीक है, या एक हद तक रिक्वायर्ड होता, मतलब आप सस्टेनेबल होता है उसके ज़्यादा नहीं, तो वो फिर हम वहाँ पर मोस्टली कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, एक वॉल्यूम, एक प्रेशर, और ये भी कह रहे हैं कि जब प्रेशर में चेंज होगा उससे वॉल्यूम में चेंज होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, ये जो डेल्टा हम यूज़ करते हैं, डी स्मॉल डी डेल्टा, इस मैथमेटिकली ये फॉर चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पार्शियली चेंज ऑफ प्रेशर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, जो हमारे पास, इसको अगर आप रिवर्स करके देख लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, और डेल्टा है तो डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वी, हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पर वी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी हम यूज़ करते हैं, और ये जो थोड़ा सा ग्रीक स्टाइल का वी है स्मॉल, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ग्रीक स्टाइल का वी है। इनवर्सली के अंदर का जो वी है नॉर्मल लेटर अल्फ़ाबेट, ये इस तरह का वी बनाते हैं हम। ठीक है, ये स्मॉल लेटर वी नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो ये वाला वी हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, और पी जो है वो फॉर प्रेशर है। ठीक है, अच्छा, वी ओवर द वी का रेशियो है, तो दो वॉल्यूम्स हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली हमारे पास प्रेशर की यूनिट पे मेजर हो रही होती है। अच्छा, ये अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, एक मिनट हम एग्जांपल पे जाएं। ठीक है, हम ये छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, और ये एग्जांपल मैं अपलोड भी कर दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको खुद से भी जाके ना इसकी थोड़ी सी वो कर सकेंगे। अब ये मेरे पास अगर बल्कि काम, चले आज पहला लेक्चर, वरना मैं आप लोगों को भी ऑनलाइन ही देती कि न्यूमेरिकल है, सॉल्व करें और मुझे उसके आंसर जो है ना वो चैट में लिख के बताएं, उसका सोल्यूशन की ना फोटोज डालें वहाँ पे। लेकिन आज पहला लेक्चर है तो मैं अभी ये एक्टिविटी नहीं दे रही। बोलो, अभी मैं ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझा रही। बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ी सी अगर आप तेज बोलें। मैम कह रहा हूँ कि आज के लिए बहुत हो गया, बस कर रहे बेटा 2 असाइनमेंट लेक्चर हैं में आप लोगों के, अभी सिर्फ एक लेक्चर हुआ है। आप लोगों के लेक्चर टिल 2 PM तक जो है ना वो कैजुअल है। ठीक है, 5 मिनट का चले, भले ब्रेक ले सकते हैं, ये वाली एग्जाम्पल चले हम 5 मिनट का ब्रेक ले लें, पर लेक्चर कंटिन्यू ही रहेगा। मैं नहीं पढ़ा रही, आप लोग कुछ, किसी को पानी पीना है, कुछ खाना पीना है, 5 मिनट्स में कर लें, हम उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे ये लेक्चर। पर लेक्चर आपके 2 हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली ही आप लोगों के इसके अंदर ना न्यूमेरिकल्स की होम असाइनमेंट्स हुआ करेंगी, क्योंकि अगर आप लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। वैसे भी फिजिकल क्लास नहीं हो रही कि मुझे आप लोगों को समझा सकूं बोर्ड के साथ। मिस, ठीक है, तो आज एक ही लेक्चर है टाइम टेबल में तो। ओके मैम। 1:01 हो रहा है, 1:06 पे मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगी दोबारा। ठीक है,
मिस आज तो एक ही लेक्चर है मिस ना? आज एक लेक्चर है, एक लेक्चर थर्सडे को टाइम है टेबल सेम में एक ही टाइमिंग लेक्चर है। और एक लेक्चर मंडे को है मैंने यही और बताया एक शुरू लेक्चर में मंडे बच्चों को है कि टाइम टेबल आप लोगों का अपडेट हो चुका है। आपके 2 लेक्चर्स कंसेक्यूटिव हैं ऑन वेडनेसडे, 1 लेक्चर है थर्सडे और मुझे 2 लेक्चर्स ना कंसेक्यूटिव चाहिए होते हैं। कभी आप लोग डेरिवेशंस कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे यहीं पर ऑनलाइन, तो आप लोग साथ-साथ सॉल्व करेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए 2 लेक्चर्स चाहिए होते हैं। टॉपिक पढ़ाता है बंदा तो ही साथ-साथ उसके न्यूमेरिकल्स करवाता है। अगर मैं आज पढ़ाऊँगी, कल न्यूमेरिकल कराऊँगी तो आप लोग भी आधा भूल जाएँगे और साथ-साथ अपने सामने नहीं कराऊँगी तो क्या मुश्किल आ रही है, किस न्यूमेरिकल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्कस नहीं हो पाएँगी। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इंडिविजुअली मुझे मैसेजेस करेंगे या मेल्स करेंगे, तो मैं हर एक को इंडिविजुअली नहीं बता सकती। इसीलिए मैं एक डबल लेक्चर रखती हूँ अपने हर कोर्स में ना। और इस कोर्स के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस काम करना है। हर टॉपिक के अंदर उसकी कैलकुलेशंस है और वो आप लोगों को साथ-साथ करनी है। इट्स बेटर कि आप लोगों के डबल लेक्चर हो ताकि आप लोग यही कैलकुलेशन ऑनलाइन अपने पास कर रहे हो। जिसको जो प्रॉब्लम आ रही हो, जिस भी क्वेश्चन में वो यहीं पे डिस्कस करेगा। ठीक है? और अभी 5 मिनट आप लोग ब्रेक लें, मैं उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। मिस अब 110 पे होगा। चलिए 110 कर लेते हैं, ठीक है? मैं अपने पास से म्यूट कर रही हूँ उसको, लेकिन लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अगर आप लोग बातें करनी है तो पर्सनल पे कीजिएगा, यहाँ बोलेंगे या लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है? 1:10 पे मैं वापस आऊँगी, अभी मैं म्यूट कर रही हूँ। बाय।
जी क्लास। यस मैम। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि at a depth of 8 kilometer in the ocean, the pressure is 81.1 megapascal. ठीक है, assume that the specific weight of seawater at the surface is 10.05 kilonewton per cubic meter and that the average volume modulus is 2.34 into 10 to the power 9 Newton per cubic meter for that pressure range. ठीक है, नीचे एक पिक्चर आपको गिवन है. What will be the change in specific volume between at that the surface and at that depth? What will be the specific volume at that depth and what will be the specific weight at that depth? हम बात कर रहे हैं, एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, वहां से ये मेरा कर्सर अगर आप देखें 8 किलोमीटर डेप्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पास हाइट है इस पॉइंट पे वाटर की वो 8 किलोमीटर है या 800 मीटर है, 8000 मीटर सॉरी. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर है वो 81.8 मेगापास्कल का प्रेशर है ओशन का. जो सरफेस पे हमारे पास है सी वाटर का स्पेसिफिक वेट वो इन्होंने बता दिया. वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ तक से यहाँ तक में स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, चेंज क्या होगा वॉल्यूम में इस एरिया से, फिर यहाँ पर आकर आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट क्या होगा वाटर का. ठीक है, हम ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास वॉल्यूम आपके पास मॉड्यूलस की मौजूद है कि चेंज इन प्रेशर ओवर द चेंज इन वॉल्यूम ओवर द स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको अगर आप रीअरेंज कर लें डेल्टा को डी से रिप्लेस करके डी ओवर द वी इक्वल्स टू दिस माइनस के साइन के साथ, ये जो स्क्वायर बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स इसके अंदर. अच्छा, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या है, कितने पॉइंट से, 2 ही पॉइंट्स है ना, 0.2 से लेके 0.1 तक. तो 1 से लेके 2 तक में क्या चेंज आया है, तो अब डेल्टा निकालते हैं फ्रॉम एंड टू स्टार्ट. तो V2 माइनस V1, P2 माइनस P1 जो चेंज है ओवर द V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम की बात हो रही है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कह रही है, हमारे पास वॉल्यूम मॉड्यूलस है. ठीक है, ये हम जो रिलेशन है वो यूज करेंगे. यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास हमें पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम करना है. स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके बराबर होता है, आपको अभी पता है, रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी. और डेंसिटी की जगह पर अगर आप स्पेसिफिक वेट रखेंगे तो उसको हम ग्रेविटी ओवर द स्पेसिफिक वेट हम यूँ निकाल सकते हैं. ठीक है, जो चीज़ आपको गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिक वेट गिवन है, ठीक है, उसकी मदद से आपको डेंसिटी नहीं गिवन है. 0.1 पे हमें इस पॉइंट पर 0.1 का हमें वॉल्यूम निकालना है. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का, और डेंसिटी हमें पता है स्पेसिफिक वेट से कैसे रिलेट करती है, तो हमने उसको उससे रिप्लेस कर दिया. यहाँ से आपको पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चल गया पहले पॉइंट का. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को जो डेल्टा वी है हमारे पास, बकिया चीज़ें आपके पास चूँकि फॉर्मूले के अंदर मौजूद है, उसको रख के आप डेल्टा वी निकालेंगे जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा. चेंज इन वॉल्यूम को निकालने के बाद V2 हमें पता है कि V1 माइनस V2 के बराबर होता है, तो वहाँ से आप चेंज इन वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम 2 आ जाएगा. जब 2 आ जाएगा तो उससे स्पेसिफिक वेट आपको पता है ग्रेविटी ओवर द वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हम वहाँ से V2 रखेंगे तो उस जगह पे ये आ जाएगा. अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल अभी हम इसकी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन
आपको जब मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी ना सरफेस टेंशन और बयान्सी, तो हम उसके अंदर इन चीज़ों को दोबारा से करेंगे। लेकिन एक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैंने डाला है ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। और इसका सोल्यूशन तो यहाँ मौजूद है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के होम असाइनमेंट में भी डाल दूंगी दोबारा से, ताकि होम असाइनमेंट जो है वो आप लोग जब इसको दोबारा से करें तो आपको पता हो कि पीछे से वो बकिया कॉन्सेप्ट्स के कैसे यहाँ पर यूज हो रहे हैं, वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट वगैरह। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कुछ नए मजीद टर्म्स के ऊपर जो हम पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसकी एक पैरामीटर और एक प्रॉपर्टी, जो है प्रेशर और विस्कोसिटी। मैम आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? नेट तो कनेक्टेड है, दोबारा से मैं बता देती हूँ। हमारे पास फ्लूइड के अंदर देखिए, वैसे तो फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लेकिन वन ऑफ द जो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस देती है फ्लूइड के फ्लो में, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको आपको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास किसी भी फ्लूइड के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड गवर्निंग पैरामीटर है फ्लूइड सिस्टम के अंदर वो है प्रेशर। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी फ्लूइड को का स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है, मैं अगेन कहूँगी स्टेट चेंज करने के लिए, क्योंकि आपके मूविंग फ्लूइड को रोकना भी हो सकता है और स्टैटिक फ्लूइड को फ्लो भी कराना हो सकता है। तो उसके लिए आप जो पैरामीटर यूज करते हैं वो है हमारे पास प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम सिस्टम में चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का कम अमल दखल है, बल्कि कुछ जगहों पे हमें टेम्परेचर वापस मेंटेन करना होता है, वरना वहाँ पर फेस चेंजेस या साइड रिएक्शंस या बहुत सारे अदर हमारे पास अनवांटेड जो है ना वो फिनोमेनाज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ आप ऐसे भी पढ़ेंगे प्रोसेसेस जहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड होगा, वहाँ पर प्रेशर का कम होगा जो है वो अमल। लेकिन फ्लूइड सिस्टम के अंदर जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उसका पैरामीटर प्रेशर। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर किस किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किस किस फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और फोर्स क्या अप्लाई हो रहा होता है, किसके नतीजे में हमारे पास प्रेशर जनरेट हो रहा होता है सिस्टम में। तो उस पूरे मैकेनिज्म की बहुत अच्छी स्टडी ज़रूरी है। प्रेशर का पूरा एक हम चैप्टर दोबारा से पढ़ेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी है, एक एक दो दो स्लाइड्स चल रही हैं, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स की स्लाइड्स चल रही हैं उनका अलग अलग हम इंडिविजुअल चैप्टर्स भी करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर डिफाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस। बहुत ही बेसिक जो फोर्स की बात है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। अच्छा, पैस्कल्स ने हमारे पास इसको फर्दर दो मजीद इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमें डिस्कस किए कि प्रेशर एक्ट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। अगर हम फ्लूइड के रिस्पेक्ट से बात करें कि अगर किसी स्मॉल हम अमाउंट पे अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली हमारे पास ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो उसका रिजल्टेंट होता है प्रेशर का। ठीक है, इन अ फ्लूइड confined by solid boundaries, pressure acts perpendicular to the boundary। अच्छा, अगर आप किसी सॉलिड बाउंड्री के अंदर फ्लूइड की बात करते हैं, किसी पाइपलाइन के अंदर बात करते हैं, तो फ्लूइड का जो आपके पास जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका रिजल्टेंट जो है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ अभी यहाँ पर शायद थोड़ी सी समझने में मुश्किल लगे, लेकिन हम इसको पिक्चर्स के साथ जो है वो इसके चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि फ्लूइड्स आपके पास लेयर में फ्लो करती हैं, तो जिधर आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका रिजल्टेंट जो है वो उस पर परपेंडिकुलर आ रहा होता है। वो पूरा ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो इनिशियली प्रिंसिपल हमें पास्कल्स ने दिया था, फिर न्यूटन ने इसको फर्दर जो है वो वेरीफाई किया था।
हमारे पास न्यूटन्स लॉ, बल्कि सॉरी पहले न्यूटन आया था, न्यूटन ने दिया था उसको, फिर फर्दर पास्कल ने जो है वो वेरीफाई किया। इसके बाद हमारे पास जो अभी मैंने कहा कि दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक पैरामीटर प्रेशर, एक प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में हमारे पास जो पहली हमारे पास क्या, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू डिफॉर्म अंडर शेयर स्ट्रेस। डिफॉर्म की वही बात हुई जो चेंज की हम बात कर रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस देता है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है हमारे पास, वो विस्कोसिटी कहलाती है। अब इट इज कॉमनली परसीव्ड एज थिकनेस और रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि हमारे पास ज़्यादा थिक फ्लूइड है तो ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, ज़्यादा विस्कस होगा तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी फ्लो के लिए, ठीक है। तो विस्कोसिटी हमारे पास बेसिकली फ्लूइड्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है जो हम फ्लो को कहते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि जो विस्कोसिटी है उसको हम दो तरीके से जो है वो उसकी स्टडी करते हैं। एक तो हमारे पास नॉर्मल विस्कोसिटी है जिसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्लूइड एट मूविंग कंडीशन में आपके पास होता है। लेकिन एक हमारे पास उसके बाद एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी होती है, उसकी भी हम अगर हम स्टडी करेंगे ये एक ऐसी पिक्टोरियल डायग्राम है कि सेम अगर आपने वॉल्यूम लिया है डिफरेंट, आवाज नहीं आ रही क्या? नो मैम, आपकी आवाज कट ऑफ हो रही है। देखिए जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हमारे पास क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। जितना ज़्यादा विस्कस होगा फ्लूइड उतना ही ज़्यादा वो फ्लो को रेजिस्ट करेगा। उसकी एक एग्जाम्पल है, पिक्टोरियल डायग्राम है जिसके अंदर 4 ट्यूब्स के अंदर डिफरेंट ग्रेड के जो है वो लुब्रिकेंट ऑयल्स लिए गए। तो SAE जो है वो हमारे पास जो है वो एक मेजरमेंट है जिसके में से हम लुब्रिकेंट ऑयल्स की विस्कोसिटी इस स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये स्केल बढ़ता जाता है इसका मतलब वो हाई ग्रेड या मोर विस्कस लुब्रिकेंट है। इसके अंदर अगर आप सेम टाइम पे अगर इसकी सरफेस पे से आपने 4 बॉल्स इंसर्ट किए इसके अंदर, तो एक आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट का टाइम दिया, उसके अंदर अगर आप इसके फ्लो को देखें तो जितना लेस विस्कस फ्लूइड था उतना ज़्यादा उसने फ्लो को सपोर्ट किया। और जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती जा रही होती है आपके फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही होती है, ठीक है। और ये आपका जो विस्कस फ्लूइड होता है वहाँ ज़्यादा विजिबल होता है, यानी कि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं वहाँ पर विस्कोसिटी के रेजिस्टेंस आपके पास मिनिमम होता है, वो डिफाइन होता है क्योंकि विस्कोसिटी में चेंज कब आ रहा होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के अंदर जो चेंज इन डेंसिटी एंड विस्कोसिटी है वो मैटर करती है। तो अगर विस्कोसिटी का चेंज कम है इनकम्प्रेसिबल में तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस भी आपके पास एक सर्टेन होगी। लेकिन जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है जहाँ की विस्कोसिटी बहुत वेरिएबल है तो वहाँ पर उसमें रेजिस्टेंस का फैक्टर भी आपके पास ज़्यादा होगा और वेरिएबल होगा, ठीक है। जो नॉर्मल विस्कोसिटी की हम बात करते हैं जिसको आप जो है वो पॉइज या सेंटीपॉइज में मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है कि फ्लूइड आपके पास मूव शेयर स्ट्रेस इज डेवलप इन द मैग्नीट्यूड इन व्हिच इट डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। शेयर स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं कि द फोर्स required to slide one unit area layer of a substance over another। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की हम जब बात करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम एक टर्म यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक हम अभी हमने कहा कि जो लिक्विड है वो लेयर में मूव करता है, ठीक है, एक लेयर से दूसरी लेयर। तो एक लेयर से दूसरी लेयर जब मूव करनी होती है तो दूसरी से तीसरी लेयर मूव करती है, तो वो आपके पास फोर्स जो आपने उसके ऊपर अप्लाई किया होता है वो ट्रेवल करता है एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर, लेकिन उसका सेम मैग्नीट्यूड नहीं ट्रांसफर होता। फॉर एग्जांपल आपने अगर 8 जो है वो पास्कल्स अप्लाई किया है तो वो अगली लेयर में 7.5 जाएगा, तो उससे अगली लेयर में वो 7.3 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, 7.6.2 हो सकता है। मतलब एक तो आपके पास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ का हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड में वो वेरिएबल होता है।
ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि वो एक लेयर से दूसरी लेयर में वो जो चीज़ ट्रांसफर हो रही होती है वो कम क्यों होती जाती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा होता है जो चीज़, वो चीज़ होती है उसकी इंटरनल विस्कोसिटी पे। तो अब आपको एक लेयर मूव करना है तो कितना फोर्स लगानी होगी, 1 से 2 लेयर मूव करनी है तो कितनी फोर्स लगानी होगी, पूरी फ्लूइड की लेयर मूव करनी है तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस फोर्स का बेसिकली जो हम रिलेशन निकालते हैं कि हमारे पास चेंज या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर द अप्लाइड फोर्स, तो वो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। तो शेयर स्ट्रेस, जिसको आप ग्रीक लेटर टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन यूनिट एरिया लेयर ऑफ अ सब्सटेंस ओवर अनदर, यानी लिक्विड की टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और अगर फोर्स है डिवाइडेड बाय एन एरिया है तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी आपके पास फोर्स इनटू एरिया होगी, या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या फुट पर, एलबी मतलब पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट, इस तरह से। अब इसके अंदर आप इस फ्लूइड के अंदर देख सकते हैं कि हम हमारे पास ये एक स्टेशनरी सरफेस है, ये ऊपर वाला एक मूविंग सरफेस है। तो मूविंग सरफेस को आप जब मूव करते हैं, एक प्लेट को अगर आप मूव करते हैं, एक फोर्स लाइज में अप्लाई करेंगे तो वो मूव होगा। जब मूव होगा तो जिस डायरेक्शन में मूव होगा तो उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी जनरेट होगी उस डायरेक्शन में। ठीक है। तो वो अपने साथ क्या कर रहा है, जो उसके बीच में एक फ्लूइड रखा हुआ है ब्लू कलर का y के डिस्टेंस से, ये क्या करता है कि अपने साथ एक फ्लूइड की लेयर को मूव करता है। अब यहाँ पर क्या है कि फोर्स आपने लिक्विड पे नहीं लगाया, फोर्स आपने सिर्फ इस प्लेट पे लगाया ऊपर वाली। ठीक है, ये दिख रही है ना, मूविंग सरफेस लिखा है, ये स्टेशनरी सरफेस लिखा है। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाली सरफेस पे आपने एक फोर्स लगाया, या नीचे वाली सरफेस, दोनों में से कोई भी आप समझ लें, एक सरफेस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो प्लेट आगे वेलोसिटी से मूव करेगी, तो वो अपने साथ एक सर्टेन लेयर ऑफ लिक्विड को भी लेके जाएगी। वो लेयर जो उसके साथ स्टक हुई हुई है, वो बाउंड्री लेयर, वो तो उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लूइड की लेयर उस अप्लाइड फोर्स से दूर होती जाएगी, ठीक है, यानी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाई वाला, इस पॉइंट से, जहां देखिए मेरा कर्सर है, उस पॉइंट से जैसे जैसे फ्लूइड आपका दूर होता जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि उस फोर्स का रिजल्टेंट आपके पास कम होता जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो स्टेशनरी बाउंड्री पे पहुंचेगा, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं है और इसकी वेलोसिटी 0 है, उसके साथ जो सरफेस लगी हुई है उसकी भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जो आपके पास बाउंड्री लेयर होती है, वो लेयर जो सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट करती है, दैट एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड बाउंड्री। अगर आपकी बाउंड्री स्टेशनरी है तो वो भी रुकी रहेगी, एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी बॉडी मूविंग है और आपका जो सरफेस है तो वो लेयर भी मूव करेगी उतने ही वेलोसिटी के साथ जितनी वेलोसिटी से वो सरफेस मूव कर रहा है। इसके अंदर बाउंड्री लेयर भी आपको बहुत क्लियर हो जाता है इस पिक्चर के अंदर कि कहाँ पर वो रुका हुआ है, कहाँ पर। आप ये देखिए, ये जो ट्राई का बना हुआ है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये यहाँ पर मैक्सिमम है, जितनी वेलोसिटी आपकी सरफेस की है, यहाँ पर वो बिल्कुल मिनिमम हो गई 0 पर, जहाँ से फ्लूइड एट रेस्ट पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इस अप्लाइड फोर्स को अगर इसका वो निकालें, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जितना आपका एरिया ट्रेवल किया विद द वेलोसिटी, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उतना रिजल्टेंट आपका फोर्स का कम होता चला जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन डिस्टेंस के। ठीक है। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करते जाते हैं, अप्लाइड फोर्स से दूर होते जाते हैं, चेंज इन द डिस्टेंस, और जो एरिया आपने टोटल कवर किया होता है। तो एक को हम क्या करते हैं, फोर्स के दूसरी तरफ ले जाते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ रह जाता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, वो हम जब चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, और जो हमारे पास
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो हमारे पास दूसरी तरफ अप्लाइड फोर्स ओवर द यूनिट एरिया लगा था, क्योंकि एरिया पहले इक्वल के इस तरफ था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके गए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड, जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेस की, उसको फिर हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस टॉ को हमारे पास एक नाम मोमेंटम फ्लक्स का भी होता है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है, और फ्लक्स हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं उसका मतलब होता है, जैसे रेट की हम बात करते हैं जैसे, तो वो पर यूनिट टाइम होता है। पॉइंट की बात करते हैं तो वो रिलेटेड टू टेम्परेचर होता है। फ्लक्स की बात करते हैं वो रिलेटेड टू एरिया होता है, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, ये सारे जब भी पॉइंट की बात आती है इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन जब आप रेट की बात करते हैं, फ्लो रेट है, या हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ की अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं कोई भी चीज़ पर यूनिट, तो वो रेट कहलाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ की फ्लक्स की बात करें, मोमेंटम फ्लक्स है, हीट फ्लक्स है, मास फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स जो है वो आपका पर यूनिट एरिया होता है, कि किसी भी सर्टेन एरिया से रिलेटेड अगर आप किसी भी क्वांटिटी को क्वांटिफाई कर रहे हैं तो फ्लक्स होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखने की ज़रूरत होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है वो बेसिकली हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हो, तो जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड की, वो है एक डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी तो अभी हमने पढ़ ली, फोर्स अप्लाई है, उससे चेंज आ रहा है, क्या वो रेजिस्टेंस दे रही है, लेकिन द सेम टाइम अगर हम इनकम्प्रेसिबल से कंप्रेसिबल फ्लूइड में जाते हैं तो वहां पर उसकी विस्कोसिटी के साथ एक डेंसिटी का चेंज आता है। अब हमें पता है कि ये दोनों ही जो है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है उसके फ्लो सिस्टम के लिए, तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर होता होगा जो इन दोनों को भी रिलेट करता होगा, ताकि इनकी एक्चुअल पिक्चर आपके सामने आ जाए किसी भी सिस्टम में। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हम बता दें कि जी इतने इतने टेम्परेचर पे इतना चेंज आ रहा है वेलोसिटी का, एक मिनट क्लास, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा क्लास, तो कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जो इन दोनों पैरामीटर को रिलेट करे, ताकि अगर आपको किसी भी कंप्रेसिबल फ्लूइड पे काम करना हो तो आप ये ना देखें कि इस टेम्परेचर प्रेशर पर इसकी विस्कोसिटी क्या चेंज हुई, इसकी डेंसिटी में क्या चेंज आया। इंस्टीड ऑफ दैट अगर आपके पास एक और क्वांटिटी मौजूद हो जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, विच ऑलरेडी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि हम उन सिस्टम में मोस्टली कंप्रेसिबल फ्लूइड के साथ भी, या ऐसे सिस्टम में जहां पर चेंज पॉसिबल हो सकता है, हम डायरेक्टली काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यूज कर लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हमें पता है कि इस सिस्टम में सर्टेन कंडीशन पे जो भी चेंज इन आया होगा प्रेशर इन विस्कोसिटी और डेंसिटी, जो दो इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं फ्लूइड के की प्रॉपर्टी, उसको हम एक साथ डील कर सकते हैं उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर। तो ये पैरामीटर, ये प्रॉपर्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कहीं पर अगर आपके पास सिस्टम में चेंज पॉसिबल हो, या डायरेक्टली ये भी गिवन हो, इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी भी निकाल सकते हैं, सिस्टम की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, या इन दोनों को रिलेट करके एक डायरेक्ट वैल्यू भी आपको पता हो सकती है सिस्टम की, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के पीछे थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस भी है कि द मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द डायनेमिक विस्कोसिटी।
ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी की भी हमने बात की कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्लूइड फ्लो करता है, उस फ्लो में जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा होता है वो उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी है। जो नॉर्मल हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, वो विस्कोसिटी बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी ही होती है। द अदर वे इज टू मेजर द रेजिस्टिव फ्लो of a fluid under the weight of gravity, the result is kinematic viscosity। क्योंकि जब आप डेंसिटी की बात कर रहे हो तो डेंसिटी का आपको पता है स्पेसिफिक वेट के साथ जाके उसकी ग्रेविटी को रिलेट कर रहा होता है, तो वहां पर जो चेंज आता है विद द चेंज इन सर्टेन सिस्टम इन द डेंसिटी एज वेल, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाती है, उसकी बात हम करते हैं। Put another way, kinematic viscosity is the measure of fluid's inherent resistance to flow when no external force except gravity is acting on it। अच्छा, एक और इसकी हम अंदर करेक्शन की बात ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल अगर आपके पास फ्लो हो, जैसे हमारे घरों में ओवरहेड टैंक है, वहाँ पे हमने कोई प्रेशर डिवाइस नहीं लगाया, वो ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा हो, तो इस तरह और भी बहुत सारे सिस्टम के अंदर अब वहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लूइड है या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और उन दोनों के बीच अगर हम ये देखना है कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो वहाँ पर उसकी जो है वो हम नॉर्मल डेंसिटी के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता हो कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फ्लो में इसके अंदर क्या चेंज आता है। इन चेंजेस के अलावा एक जो सिंपल और वेरी इजी वे है याद रखने के लिए कि टू बेसिक important property of a fluid is viscosity and density, both relates with a single unit that is kinematic viscosity। तो वहां से आप उसको इजीली याद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अब हम ये करते हैं कि या तो हम आज के लेक्चर में थोड़ी सी ये चीज़ें मजीद हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो मैं इसको कल के लेक्चर के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि कल के लेक्चर में जो है वो अच्छा मैं चाह रही थी कि मगर चलें मैं वो चैप्टर जो है वो स्लाइड्स कल ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो वीक 2 है उसके लेक्चर्स पूरे के पूरे जो है ना वो प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर है। तो हम प्रेशर क्या होता है और उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग के प्रेशर खुद क्या है और उसको हम मेजर किस किस तरीके से करते हैं फ्लूइड फ्लो सिस्टम के अंदर, सही है, हम उसकी बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना करते हैं कि मैं आज के लेक्चर को दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि हमने आज जो इनिशियली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी कि हमने पहले सब्जेक्ट के टाइटल की स्टडी कर ली कि फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट था हमारे लेक्चर का वो ये था कि कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका पता होना चाहिए जब आप फ्लूइड की स्टडी एंड कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत बेसिक्स हैं हमारे पास के स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और इनके आपस में इंटरचेंज किस तरह से करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी एक्सेट्रा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था लेक्चर का वो ये था कि हमारे पास और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पता होने चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स की एक खास बात यह है कि इनमें से मोस्टली को हम आगे इंडिविजुअली उनके चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, जैसे सरफेस टेंशन है, कंप्रेसिबिलिटी है, प्रेशर है, विस्कोसिटी है, इन सारी चीज़ों के लिए हम इनको इन डिटेल जाकर पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में इससे मैं आज जो एक छोटी सी होम असाइनमेंट थी वो मैं अभी लेक्चर के बाद, लेक्चर का टाइम 2 बजे ख़त्म है तो 2 के बाद मैं उसको अपलोड कर दूँगी 2:30 से पहले तक, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। अटेंडेंस मैं यहाँ से भी डाउनलोड कर लूँगी, लेकिन वो अटेंडेंस आप लोगों की मैं कल मार्क करूँगी। कल टीम्स पे ही आप लोग उसको वापस अपलोड कर दीजिएगा। जो होम असाइनमेंट आप लोग करेंगे उसकी स्नैप लेके पीडीएफ में ट्रांसफॉर्म करके, प्लीज़ पिक्चर फॉर्म में मत कीजिएगा, वो मुश्किल हो जाता है उसको असेस करना। ठीक है, और ये स्लाइड्स भी मैं अभी 2:30 तक अपलोड कर दूँगी, तो स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी, और उसके अलावा जो आप लोगों का लेक्चर प्लान है टेंटेटिव आप लोगों का, और जो कोर्स आउटलाइन है एंड जो आपका टेंटेटिव ही असेसमेंट प्लान भी कह लें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज बाय द 3 मैं आप लोग की सारी चीज़ें अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो भी चीज़ अगर मुश्किल हो या कोई इशू हो तो हम कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा बच्चे कि मुझे यहाँ टीम्स पे ही आप लोग चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं, और जिसको मसला हो वो यहाँ पर क्लास में भी डिस्कस कर सकता है। मुझसे अभी एक सीआर ने मैसेज करके कहा था कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, लेकिन इशू ये है कि मैं व्हाट्सएप पर नहीं होती हूँ अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप में से बहुत सौ के पास मेरा नंबर कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर शेड डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों के पास से आपको मिल सकता हो, लेकिन आप में से कोई मुझे मैसेज या कॉल करेगा तो मैं उसको एंटरटेन नहीं कर सकूँ, ये मुश्किल होगा मेरे लिए। तो इट्स बेटर कि यूज़ कर लें इसी मीडियम को। व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट ही चाहिए होता है, तो फिर हम उसको टीम्स के चैट पर मैसेज लिख सकते हैं। वो मैं कोशिश करूँगी वंस इन अ डे मैं यूज़ करके आपको रिप्लाई कर दूँ, स्पेशली वर्किंग डे में। वीकेंड्स पे शायद मैं आपको टीम्स पे भी रिप्लाई ना करूँ, ठीक है। तो वो एक आपके फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए कि इस दिन से इस दिन तक मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, मैं आपकी क्यूरीज देख सकती हूँ। एंड द बेस्ट वे टू डिस्कस विद इन द क्लास टाइम, इस टाइम पे आप जो भी डिस्कस करेंगे चीज़ें यहाँ पर सारों के लिए आपके लिए वो बेनिफिट होगा। वो हो सकता है जो मसला आपको आ रहा हो वो किसी और को भी आ रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पर डिस्कस कर लें। स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पर उसको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो 3 बजे तक मैं आप लोगों की बकिया सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगी। आप लोग 3 के बाद एक दफ़ा जो है वो आज 3 बजे के बाद एक दफ़ा टीम्स चेक कर लीजिएगा, और कल के लेक्चर से पहले अपनी असाइनमेंट जो होम असाइनमेंट है उसको अपलोड कर दीजिएगा टीम्स पर ही, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्मेट में कीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार कह रही हूँ, वो ज़्यादा आसान होता है उसको असेस करना। और जो रेस्ट ऑफ द आपके क्लास फेलोज हैं, क्योंकि जो आज अटेंडीज में यहाँ मुझे 44 मैक्सिमम दिख रहे हैं, उनसे कहिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में प्लीज़ आप लोग जो भी पर्सनल ग्रुप्स होंगे स्टूडेंट्स के, मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ अगर वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, कि बेटा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ क्लास नहीं ले रहे प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस कोर्स को बाद में ऑनलाइन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कोर्स है आपका इंजीनियरिंग का फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको टाइम देना पड़ेगा, इसको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। और ये कोर्स नहीं पढ़ा तो आगे बहुत सारे कोर्सेज में और कल को फील्ड में जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। विदाउट फ्लूइड के मूवमेंट के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, चाहे आप बल्कि इवन अपना घर भी नहीं चला सकते, घर के टैंक में पानी ना हो तो भी घर का निज़ाम नहीं चलता ना। तो फ्लूइड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसको पढ़ना उसको समझना ज़रूरी है। तो बेटर है कि इस क्लास के लिए थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है बच्चे। आज के लिए मैं एक कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पर लेक्चर। मज़ीद ये कि इसकी वीडियो जो है वो मुझे नहीं पता स्ट्रीम अभी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप लोगों के लिए डाउनलोड नहीं हो रही हो तो मुझे चैट पर ही लिख दीजिएगा। मैं 3 बजे तक जब ये खोलूँगी ना दोबारा तो मैं ये देख लूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को डाउनलोड नहीं हो रही है तो फिर मैं अपने पास डाउनलोड करके टीम के अंदर ही एक चैनल मैं वीडियोस के लिए बना देती हूँ, जिसके अंदर सिर्फ वीडियोस अपलोड होंगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का टेक्स्ट के नाम का एक चैनल होगा जिसमें सारे लेक्चर्स, बुक्स एंड XYZ चीज़ें अपलोड होंगी। वीडियो का जो चैनल होगा उसके अंदर की फाइल्स में सिर्फ वीडियोस अपलोड होंगी, ताकि आप लोगों को सर्च आउट करने में आसानी रहे, ठीक है बच्चे। और कोई भी क्यूरी हो अपलोड क्या करना है सर? असाइनमेंट बेटा इसी के अंदर, अगर आप अपनी टीम्स खोलते हैं तो टीम्स पे वेरी लेफ्ट के अंदर आप देखेंगे कि एक्टिविटी चैट टीम्स के बाद एक असाइनमेंट का भी ऑप्शन आ रहा होता है। मेरे पास आ रहा होगा, आप लोगों के पास भी आ रहा होगा। तो जब यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड होगी तो वो अपलोड होगी आप सबके पास भी चली जाएगी। आप अपने पास खोलेंगे, आपके पास वो असाइनमेंट वहाँ पर आ रही होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, सारी चीज़ें आ रही होंगी। प्लस ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड के फॉर्म में मैं फाइल्स में भी अपलोड कर दूंगी। तो आप पहले टीम का चैनल भी देखें जाके, वहाँ पे स्लाइड मिल जाएगी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, वो क्वेश्चंस वहाँ से फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, और असाइनमेंट वाली जगह पे जाएंगे, वहाँ पे भी वो असाइनमेंट की सारी चीज़ें आ रही होंगी। वहाँ पर अपलोड का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पर अपलोड क्लिक करेंगे, वो फाइल मांग रहा होगा आपके सिस्टम पे कहाँ पर है, वहाँ से आपको फाइल अपलोड कर दें। आसान तरीका है, कॉपी पे सॉल्व करें, मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचो, उसको PDF बनाएं। कैम स्कैन से अगर करेंगे तो बेटा आसानी रहेगी, क्योंकि आप लोगों को मल्टीपल करना होगा बार बार। तो बेहतर है कि जिसके पास कैम स्कैन नहीं है, अगर उसको अरेंज कर लें, इट वुड बी हाईली रिकमेंडेड। तो आप उसको कैम स्कैन से स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके यहाँ अपलोड करते रहें।
क्योंकि हर दूसरे लेक्चर में आपके पास ये न्यूमेरिकल्स की होम असाइनमेंट्स होंगी। जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे समझ में नहीं आती है चीज़ें, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस या चीज़ें मैं आप लोगों को लिख कर दे दूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं फिर लेक्चर एंड कर दी हूँ। यहाँ पर मीटिंग को मैं रिकॉर्डिंग मैंने Okay, ma'am, स्टॉप thank कर you. ली है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।